दोस्तों तो स्वागत करते हैं आपका। हम लोगों ने एनसीईआरटी प्लस कंपटीशन व्यू पॉइंट से सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। और हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक यूरोपियन यूनियन का, पिछले लेक्चर में हमने यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री जो थी वो स्टडी कर ली थी। आज हम यूरोपियन यूनियन का फर्दर और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया या कैसे इंडिया के साथ उसके रिलेशन है, इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन हमने देखा 28 कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 19 कंट्रीज ने क्या किया था, यूरो को एज देयर करेंसी एक्सेप्ट किया था। 9 कंट्रीज जो है वो मना कर देती हैं यूज करने के लिए यूरो को। एंड आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इसमें कंट्रीज ने क्या किया था, अपनी बाउंड्रीज को भी डिमिनिश कर दिया था। अपनी बाउंड्रीज के जो पासपोर्ट या इसका कंसेप्ट था वो भी इन्होंने उड़ा दिया था, ताकि फ्री ट्रेड भी हो सके और लोग जो है वो फ्रीली आ जा सके, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या एक्ट कर रही है, एज अ सिंगल मार्केट, इंटरनल सिंगल मार्केट जो है वो काम कर रही है। नाउ कम बैक टूवर्ड्स गोल्स ऑफ ईयू। तो गोल्स जो है, ठीक है, गोल का बेसिक काम क्या था, जैसे ही यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे अभी अभी क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो खत्म हुआ था। लोगों में क्या थी, इनसिक्योरिटीज थी, कंट्रीज में भी इनसिक्योरिटी थी, शांति नहीं, पीस नहीं था। तो दे स्टार्टिंग में उन्होंने यही अपने जो गोल जो है वो रखे ताकि अपने आप को ग्रो कर सके। पीस को प्रमोट करना, फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस को प्रमोट करना, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारा जो था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका उस टाइम पे खत्म हो चुका था, तो उन्होंने इसको अपना कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रुप होगा, मैक्सिमम कंट्रीज एक साथ जुड़ेगी तो क्या होगा, आपस में ट्रेड करेंगे, रिसोर्सेज इनके पास थे, इनको रिसोर्सेज को अच्छा से यूज करेंगे तो क्या होगा, देयर इंटरनल इकोनॉमी विल ग्रो। और ऐसा ही हुआ। साथ के साथ इन्होंने कम बैक करना था सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन को। जो छोटी कंट्रीज या स्मॉल कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ठीक है, वो भी इन्होंने उसको भी ओवरकम करना था। यूरोपियन यूनियन दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था। यहाँ पे अपनी गवर्नेंस थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये फेल रह गई, पर अपनी गवर्नेंस इनकी थी, जिसमें हमारे पास ईयू काउंसिल है, ईयू पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर है, कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूरोपियन यूनियन, इन सभी का काम था। पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना यूरोपियन कंट्रीज के लिए, ट्रेड और इसके एग्रीमेंट के लिए। साथ के साथ अगर कोई ऑडिट भी यहाँ पे रखी गई थी कि यूरोपियन ट्रेड में कोई भी ऑडिट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से, और कोर्ट ऑफ जस्टिस भी था कि अगर कोई घपला हो जाता है और कोई कंप्लेंट आती है तो उसको कैसे, या डिस्प्यूट आ जाता है ट्रेड के लिए तो उसको कैसे जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। इन पे ज्यादा ना काम करते हुए हम सीधा आते हैं हमारे यूरोपियन यूनियन और इंडिया पे। यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो काफी पुराने टाइम से इनका ट्रेड जो है वो चलना स्टार्ट हो गया था एक ही इस पे। बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आज हम इस पे बात करेंगे, और क्यों जो था एक फेल भी इनमें रहे थे, फेलियर का कारण भी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। बोथ जो ईयू एंड इंडिया है, दोनों क्या देखो, पीस यहाँ भी प्रमोट हो रहा है, पीस यहाँ भी, इंडिया और ईयू दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं पीस को प्रमोट करने के लिए, जॉब्स क्रिएशन के लिए, ठीक है, बूस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक। क्योंकि इंडिया जो था वो थोड़ा लेट जो है वो सेम टाइम पे ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, इंडिया भी फ्री हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी यूरोपियन यूनियन जो है एस्टेब्लिश हुई है। तो दोनों में सेम ये है, वहां भी इकोनॉमी को सेटअप करना है, यहाँ भी इकोनॉमी को सेटअप करना है, ठीक है, पीस को प्रमोट करना है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज क्या थी आपस में, अगर दोनों को कंट्रीज माने तो दोनों ही कंट्रीज क्या थी, एक बहुत बड़ा प्रेशर झेल चुकी थी। तो पीस प्रमोट करना दोनों ही सेम, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ग्रोथ करना। तो 2017 में क्या हुआ, इंडियन और ईयू की एक समिट हुई, जिसमें क्या किया, कॉपरेशन की बात की गई कि जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, इस पे जो है एक समिट रखी गई, कैसे इस पे काम करेंगे और क्या क्या गोल्स जो हैं वो इकट्ठे होके दोनों मिलके इस पे अचीव करेंगे और इस पे काम करेंगे। ईयू जो है, ठीक है, वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, जिसमें अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 13.1% टोटल इंडियन ट्रेड जो है वो ईयू के साथ है हमारा। चाइना के साथ 11.4% है एंड यूएसए के साथ
5% है, तो जो टोटल ट्रेड है इसमें 13.1% जो है ईयू के साथ हमारा ट्रेड है। देखो कितनी बड़ी इंटरनल मार्केट जो है सेट करके दी है ईयू ने हमें। इसके बाद एक ट्रेड था जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज BTIA, दैट इज बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसमें ईयू और इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था 2007 में, बट ये फेल रहा। और फेलियर के बहुत सारे कारण थे। हम जानते हैं कि दो देशों के बीच में जब भी टाइज होते हैं तो कुछ शर्तें जो है वो रखी जाती हैं, तो कुछ शर्तें जो हैं इंडिया मानने को तैयार नहीं था, कुछ शर्तें जो है वो यूरोपियन यूनियन मानने को तैयार नहीं था। आइए बात करते हैं इन शर्तों पे। तो शर्तें क्या थी, जैसे डाटा सिक्योरिटी, इंडिया जो था अगर अपना आईटी सेक्टर जो है वहां पे एक्सपोर्ट या करने के लिए अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब भी वहां पे रखता है, तो वहां पे डाटा सिक्योरिटी की गारंटी जो है वो नहीं दी गई यूरोपियन यूनियन द्वारा इंडियंस को। नेक्स्ट है नॉन टैरिफ बैरियर और इंडियन एग्री, जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते थे उनपे नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लगा दिया, दिल किया लगा दिया, ठीक है। और जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उन पे भी नॉन टैरिफ बैरियर लग जाता था। तो ये जो बात थी वो इंडिया को पसंद नहीं आई, इस पे ईयू नहीं माना कि हम तो ये लगाएंगे, तो इंडिया बोलते हैं ठीक है आप लगाओ, हम अपना सामान अपने पास रखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ईयू डिमांड टैक्स रिडक्शन ऑन वाइन एंड स्पिरिट। देखो ईयू जो है वो बहुत सारा इंडिया में वाइन्स एंड स्पिरिट जो है वो भेजता है, पर हम जानते हैं इंडिया जो है संस्कारी देश है, रिलीजियस कम्युनिटी है, तो दे वाइन और जो स्पिरिट है इसको एज अ गुड सिंस में रखा जाता है, ठीक है, सिंस गुड्स में, ठीक है, बुरी सिन मतलब पापी वस्तुएं, इनके इसमें रखा जाता है। तो जिन जो स्टेट्स हैं जिनको हाई रेवेन्यू होता है, हाई रेवेन्यू जो गेट करते हैं लीकर और इस पे, वो स्टेट भी टैरिफ के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि अगर वो टैरिफ को खत्म कर देते हैं तो उनको बेनिफिट जो था वो कम होना था। तो इसलिए ईयू की ये डिमांड इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं की। साथ के साथ जो ईयू था, ईयू ने इंडिया को अप्रोच किया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पे, और वो भी इनफॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल मैनर मींस आप कह सकते हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा, कोई एक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा। समझने के लिए आप इसको ध्यान में रखें। तो इंडिया बोलता है अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होगा, फॉर्मली हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकते, तो हम नहीं जाएंगे, हम इनफॉर्मल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे। तो इतने सारे जो काम है वो एक प्लेटफॉर्म भी है ईयू इंडिया के लिए, और साथ के साथ डिसएग्रीमेंट्स भी हैं। इसके बावजूद भी इंडिया और ईयू का जो टाई अप है वो मेंटेन रहता है। अब ब्रेक्जिट जो है हो चुका है, यानी कि अगर ये पॉसिबल हो जाता है 2020 दिसंबर में यूके जो है वो निकल जाता है, तो शायद इस पे जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ भी सकता है ब्रिटेन के निकलने से इंडिया में, क्योंकि यूके जो है वो भी एक लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है, और साथ में इंडिया का अच्छा पुराने टाइप्स भी जो हैं वो हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन जब भी ये होगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो के लिए वेट करें एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।